हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ SKI, जहाँ पे आपको HCS के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस होंगे वो मिल जाएंगी। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर पॉलिटी का लेक्चर 1 जो है उसका पार्ट 1 शुरू करेंगे। पॉलिटी के अंदर आपको मैंने पहले भी समझाया है कि हम क्या क्या चीज़ें डील करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा हमारा प्रोग्राम का सिलेबस जो होगा वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ हम लेक्चर 1 शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक की प्रोसेस तक हम पहुँचे, ब्रिटिश जो थे उन्होंने यहाँ रूल किया, देन उसके बाद से लेके 1947 तक ये जो पूरी कहानी है हम चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और उसी पूरी आपके सीक्वेंस के अंदर ये पहला चैप्टर होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर मेनली हम द कंपनी रूल के बारे में बात करेंगे, जहाँ से शुरुआत होती है आपको पॉलिटी समझने की। कंपनी रूल के अंदर जो मेन टाइम पीरियड आता है दैट इज़ आपका 1773 टू 1858। 1858 के बाद से यहाँ के बाद से आपके क्राउन का रूल जो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियली पूरी तरीके से क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1858 के अंदर। उससे पहले तक 1773 से लेके 1858 तक के जो हम एक्ट्स देखेंगे उसके अंदर हम डील करेंगे आपके द कंपनी रूल को। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आप सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे यहाँ आई थी ट्रेड के पर्पस से, ठीक है। कोई टेरिटोरियल पावर बनने स्टार्टिंग में नहीं आई थी, एक्सक्लूसिव राइट मिल गए थे उसको ट्रेडिंग के इंडिया के अंदर, तो वो यहाँ पे व्यापार करने आए थे, ट्रेड करने जो है आए थे। देन 1765 के अंदर उनको आपके दीवानी राइट्स जो होते हैं वो मिल गए थे। दीवानी राइट्स का सिंपल सा मतलब है रेवेन्यू मैटर्स जितने भी होंगे उसके ऊपर उनको जो राइट्स हैं वो मिल गए थे कि भाई अब हम हैंडल कर सकते हैं यहाँ के रेवेन्यू मैटर्स। देन सिविल जस्टिस के जितने भी मैटर्स थे उनके ऊपर भी उनको पावर मिल गई थी। दीवानी राइट्स मिल गए थे, यानी कि रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के जो राइट्स हैं वो उनको मिल गए थे, लेकिन हर एरिया के नहीं। देखिए ज़रा कौन कौन से एरिया के, तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। इसको हम BBO करके रिकॉग्नाइज रख सकते हैं या रिमेंबर रख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे कोड वर्ड होगा BBO, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कहाँ के दीवानी राइट्स किसको मिल रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहे हैं 1765 के अंदर दीवानी राइट्स। इसका मतलब है रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के मैटर्स के ऊपर जुरिडिक्शन या पावर मिल रही है एक तरीके से बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के अंदर। इसी के साथ में अब जो कंपनी है वो आपके अब कंपनी बनने जा रही है आपके टेरिटोरियल पावर। यही इनकी शुरुआत थी इंडिया के अंदर, इस पूरी टेरिटरी के अंदर एक पावर बनने की, ठीक है। तो यहाँ से इनका करियर स्टार्ट होता है एज ए टेरिटोरियल पावर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की बारे में बात करनी है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बहुत सारे एक्ट्स वगैरह आते हैं, और एक्ट वगैरह का जो मेन रीज़न था वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट। सोचिए ज़रा, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ बैठ के देख रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने इस एरिया के अंदर भेजा, और किस चीज़ के लिए भेजा था? ट्रेड करने के लिए भेजा था। लेकिन अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है धीरे धीरे टेरिटोरियल पावर यहाँ पे बनने जा रही है। जब ये टेरिटोरियल पावर बनने जा रही है तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी कि इसके ऊपर हम क्या रखें? कंट्रोल रखें, ताकि कम से कम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो हम ही संभालें। क्योंकि पहले भेजा ट्रेड करने के लिए था तो इतना ज़्यादा कंसर्न हम भी नहीं थे कि वहाँ जाके ट्रेड ही तो करेंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन जब ये वहाँ गई और धीरे धीरे टेरिटोरियल पावर बनने जा रही है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा कि अब हमको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में ही रखना चाहेगी। तो उसी सीक्वेंस के अंदर उनकी पावर को लिमिट करने के लिए या अपने पास पावर को खींचने के लिए धीरे धीरे वो लोग एक्ट्स जो है वो लेकर आएंगे, जिस सीक्वेंस में सबसे पहला एक्ट जो हमारा होता है दैट इज आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा है हमने, फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया।
इंडिया के अंदर पहली बार आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मैटर्स हैं, अफेयर्स हैं, उनको रेगुलेट और कंट्रोल कौन करना चाह रहा है? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट करना चाह रही है। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके यहाँ पे, अगर मैं ये इंडिया बोलूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट बाहर बैठी है, तो अब वो पहली बार क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और रेगुलेट कर रही है कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप ट्रेड करने के लिए भेजा था, जो भी है टेरिटोरियल पावर बनना चाह रहे हो, जो भी कर रहे हो, अब हम आपको रेगुलेट करेंगे, अब हम आपको कंट्रोल करेंगे। इसके बाद पहली बार पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आपके फंक्शन जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए। इनको बताया गया, देखो आपके पॉलिटिकल जो काम हैं वो ये हैं और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस हैं वो ये हैं। इसका मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सेंट्रली, यहाँ से अब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। क्लियर? 1773 के इंपॉर्टेंट फीचर्स जहाँ से डायरेक्ट लाइन टू लाइन हमारा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या था जब कंट्रोल और रेगुलेट करने लगे वो लोग अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? तो वो था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सेकेंड चीज, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पहली बार कंपनी के कब रिकॉग्नाइज किए गए? तो वो भी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए। देन उसके बाद में पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर कौन से एक्ट के अंदर शुरू किया गया, उसका फाउंडेशन कब रखा गया? तो वो भी, उसका आंसर भी आपके हो जाएगा क्या? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए जरा, ये हो गया हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स। लेकिन क्या इतने ही इंपॉर्टेंट फीचर्स रहेंगे? बिल्कुल नहीं, इससे आगे भी इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। तो उन चीज़ों को डील करते हैं। अब देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 1773, ठीक है? सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, गवर्नर ऑफ बंगाल जो होता था अभी तक एक पोस्ट होती थी, दैट इज गवर्नर ऑफ बंगाल। इसको अब से गवर्नर ऑफ बंगाल ना कह के कुछ और नाम से हम जानेंगे और वो नाम होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो हैं वो हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने हैं। ठीक है, ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके छप सकता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो कौन बने हैं? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। इसी के साथ में इस गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो होगी। ईसी मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर की होगी। क्लियर? कितने मेंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे देखें जरा, 1 2 3 4। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी आपके 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। इसके बाद सेकंड चीज हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 1773। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो अब क्या बोलेंगे उसको हम? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, ये बात जो है मेंशन है, तो दैट इज 1773 के अंदर। इसके बाद सेकंड चीज और देखिए, सेकंड पॉइंट, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसके अलावा देखिए 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज रही है, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, ये तीनों चीज आपने याद रखनी है, ये तीनों बड़ी प्रेसिडेंसीज रही हैं, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, BBM। तो पहले ये जो गवर्नर्स थे, यहाँ पे भी गवर्नर ऑफ बंगाल था, यहाँ पे भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, यहाँ पे भी आपके गवर्नर ऑफ मद्रास था। पहले ये इंडिपेंडेंटली काम करते थे, ये इसके काम से कोई मतलब नहीं रखेगा, ये इसके काम से कोई मतलब नहीं रखेगा। लेकिन अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को सबऑर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, नाम चेंज कर दिया, उसकी पोजीशन बढ़ा दी और ये हायर पोजीशन पे बैठेगा अब, और ये जो है अब ये इसके सबऑर्डिनेट होंगे। पहले ऐसा था नहीं, पहले इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, लेकिन अब ये क्या होंगे? बंगाल के जो गवर्नर जनरल होंगे वो सुपीरियर कंडीशन में होंगे, और जो आपके बॉम्बे एंड मद्रास वाले गवर्नर हैं वो उनके सबऑर्डिनेट बनकर रहेंगे। थर्ड पॉइंट जो है इसके अंदर, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया 1774 के अंदर कैलकाटा के अंदर, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस जो थे।
ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, 1773 के एक्ट में प्रोविजन था, 1774 के अंदर ये बन गया, कैलकाटा के अंदर बना था। एक सीजेआई थे इसके अंदर, जैसे सीजेआई हम आज के टाइम में बोलते हैं, तो उस टाइम में चीफ जस्टिस थे एक, और 3 जो है वो अदर जजेस यहाँ पे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स हैं, जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स, ये हमारे कंपनी के सर्वेंट्स हैं, ये नेटिव लोग जो है, जो यहाँ रहने वाले हैं, उनके साथ में प्राइवेट ट्रेड के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि आप इनके साथ में कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, आप इनसे कोई भी प्रेजेंट नहीं लोगे, आप इनसे कोई भी ब्राइब रिश्वत नहीं लोगे। इस चीज़ के लिए कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप किसी भी तरीके से यहाँ के लोगों से, कंपनी के लोगों को ये क्या कह रहे हैं, कंपनी के सर्वेंट्स को, यहाँ के लोगों से किसी तरीके से आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। हमारी सुनो, हम बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप यहाँ के नेटिव लोगों से आप कोई भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे, प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, ब्राइब नहीं लोगे, प्रेजेंट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद में ये 4 पॉइंट के बाद 5वां पॉइंट जो हमारा आता है, कंपनी के लिए एक गवर्निंग बॉडी होगी और उस गवर्निंग बॉडी का नाम होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा कंपनी की गवर्निंग बॉडी रहेगी, और ये सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू, इसको आरसीएम करके आप याद रख सकते हो। रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री वाले जितने भी मैटर्स होंगे, जितने भी अफेयर्स इंडिया के अंदर होंगे, रेवेन्यू के, सिविल के, मिलिट्री के, उन सब की इंफॉर्मेशन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को, रिपोर्ट जो है उन सब की ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब इसको पहुंचानी पड़ेगी। देखिए जरा एक बार दोबारा इस वाली स्लाइड के ऊपर, अभी तक ये ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को टेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये टेरिटोरियल पावर बनने वाले हैं, टेरिटोरियल पावर बनने की तरफ इनका करियर स्टार्ट हो चुका है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं, पावर तो हमने बनना है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ही रहेगा। जब तक आप वहाँ जाके सिर्फ ट्रेड के ऊपर ध्यान दे रहे थे, ठीक है, अब आप धीरे धीरे वहाँ की टेरिटरी एक्वायर करने की सोच रहे हो, वहाँ टेरिटोरियल पावर बनने की सोच रहे हो, तो अब आपके ऊपर कंट्रोल जो है वो हमारा होगा, रेगुलेशन जो है वो हमारा होगा। इसी रेगुलेशन के लिए इन्होंने सबसे पहले बोला गवर्नर ऑफ बंगाल अब क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा। पहले कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो कि कितने मेंबर की होगी? 4 मेंबर की होगी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ये हायर पोजीशन पे रहेगा, जबकि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास इसके सबऑर्डिनेट रहेंगे। पहले इंडिपेंडेंट थे, तीनों इंडिपेंडेंट थे, अब लेकिन इसके सबऑर्डिनेट रहेंगे। इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट कब बन गया? वो बन गया आपके 1774 के अंदर। कहाँ बना? कैलकाटा के अंदर। एक सीजे था उसके अंदर, चीफ जस्टिस, और आपके कितने अदर जजेस? 3 अदर जजेस थे। इसके बाद में 4th पॉइंट जो है, कंपनी के सर्वेंट्स को नेटिव लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट से क्या कर दिया? कंप्लीट मना कर दिया। और 5th पॉइंट, कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी होगी, दैट इज एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, जो कि सिविल मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स, रेवेन्यू अफेयर्स वाले जितने भी मैटर हैं इनकी रिपोर्ट कहाँ देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। तो ये था हमारा 1773 का जो एक्ट होता है वो। अगर आपने इमेज वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर इससे आगे की बात करते हैं अब हम। ये हो गया हमारा 1773 का। अब आता है इसके बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखो जो कमी इनको लगी कि अभी थोड़ी कमी रह गई है हमारे रेगुलेशन में कंट्रोल करने में, तो उस कमी को इन्होंने यहाँ पे पूरा करने की कोशिश की। देखो हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया था इससे जस्ट पहले एक्ट में, बिल्कुल बनाया है। क्या गवर्नर जनरल होगा? बिल्कुल होगा गवर्नर जनरल। क्या गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी 4 मेंबर की? बिल्कुल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसके अंदर 1 2 3 4 ये चीज़ें पहले हमने पिछले एक्ट में पढ़ ली कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। अब देखना क्या होने जा रहा है। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको कहते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, इसका जुरिडिक्शन इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर हैं, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये बोला ये लोग अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट जो इन्होंने बनाया उसकी बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन वहाँ तक
तक नहीं जाता। पहली लाइन, एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ, फ्रॉम लिख दे रही हूं मैं यहाँ पे, फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड चीज और देखो, रेवेन्यू के जितने मैटर होंगे, रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देन उसके बाद में कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, ये सारे मैटर्स, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से एक्सक्लूड कर दिए। आप ये मैटर भी नहीं देखोगे कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा, या रेवेन्यू के मैटर्स जो भी हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी बात है, आपका ज्यूरिडिक्शन जो है वो इसके अंडर में एग्जेम्प्ट करते हैं हम, आप इन मैटर्स को भी नहीं देखोगे। सुप्रीम कोर्ट बनाया, नो डाउट सुप्रीम कोर्ट बनाया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोला गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो काम करती है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता उसके ऊपर। सेकेंड चीज बोली कि आपके ये जो जितने भी रेवेन्यू के मैटर्स हैं उनके ऊपर भी आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या फिर? इनको बोला आप कैलकाटा में बनाया था, देखो जरा दोबारा से, कहाँ बना था 1774 के अंदर? कैलकाटा के अंदर। तो ये बोला कि आप जो इनहैबिटेंट्स हैं कैलकाटा के, मतलब जो रहने वाले हैं, उनको हैंडल करो। ये काम आप नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ये काम आप नहीं देख सकते, आप करो क्या फिर? आप कुछ नहीं, जो वहाँ रहने वाले हैं कैलकाटा के अंदर, उनके जो भी मैटर्स हैं आप वो संभाल लो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन किस में रहेगा? यहाँ तो नहीं रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा, किस में रहेगा? इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा जो है उनमें। और इसमें भी क्या प्रोविजन था देखना, जो हिंदू हैं उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डील कर लो, और जो मुस्लिम्स हैं आपके, उनको आप मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग डील कर लो, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग डील कर लो। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट को काम क्या दिया? यहाँ रहने वाले लोगों को देख लो, निवासी जो है यहाँ के इनहैबिटेंट्स जो है उनको देख लो, हिंदुओं को हिंदुओं के अकॉर्डिंग डील करो, मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग डील करो, ठीक है। इसके बाद में प्रोविंशियल कोर्ट्स, बहुत सारी प्रोविंसेस थी जिसके अंदर प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करते थे, वहाँ से अगर अपील आनी है प्रोविंशियल कोर्ट में, अगर किसी को भी ये बात समझ में आ रही है, मान के चलो कि ये प्रोविंशियल कोर्ट है, इनको किसी को भी एक बात समझ आ रही है कि यार ये तो हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे, एक तरीके से ये तो धीरे धीरे आपके क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये अपील करना चाहें तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। इनकी अपील कहाँ जाएगी? देखो जरा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको बनाया है, समझ पा रहे हैं आप ये बात? तो वो उन्हीं का लॉयल रहेगा, वो हमारे यहाँ का लॉयल नहीं रहेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं रहेगा। और अगर प्रोविंशियल कोर्ट से अपील जाती है तो वो कहाँ जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। ये कहता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद एक और लाइन, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पूरी पावर दी गई कि वो रेगुलेशंस बना सकते हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए। मतलब एक पावर उनकी और बढ़ा दी कि आप प्रोविंशियल कोर्ट्स वगैरह जो हैं उनके लिए अगर आप कोई भी रेगुलेशन फ्रेम करना चाहते हो तो आप वो भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये था पूरा का पूरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अगर इमेज लेनी है आपने तो आप ले लीजिए, फिर आगे वाला देखते हैं। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, ये विलियम पिट वहाँ के जो आपके रहे हैं उनके नाम के ऊपर है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बार ब्रिटिश पोजीशन, ये टर्म जो है यूज़ किया गया, ब्रिटिश कब्जे में जो इंडिया का पार्ट है, ये वर्ड यूज़ करना इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। और ये अभी तक नहीं आया था ये टर्म, लेकिन अब पहली बार ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। इसके अंदर क्या किया गया, जो कंपनी थी उसके दोनों कामों को डिस्टिंग्विश किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके बोला कि ये आपके कमर्शियल फंक्शंस हैं और ये आपके पॉलिटिकल फंक्शंस हैं। पहली बार इनको डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट तरीके से किया गया कि भाई ये देखो, ये कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस रहेंगे, ये कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस रहेंगे। याद करो जरा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, स्टार्टिंग वाले एक्ट में ही हमने बात की थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है।
जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी होगी ये कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस जो है इनको हैंडल करेंगे। कमर्शियल फंक्शंस जो है वो कौन हैंडल करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैंडल करेगा। लेकिन पॉलिटिकल फंक्शंस जो हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस, इसके लिए एक नई बॉडी होगी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके लिए एक नई बॉडी होगी, किस चीज़ के लिए? पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए। देखिए दोबारा से बोल रही हूँ, कंपनी जो है उसके कमर्शियल फंक्शंस अलग कर दिए गए, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग कर दिए गए। कमर्शियल फंक्शंस जो है वो कौन हैंडल करेगा? याद कीजिए पहले वाले एक्ट में हमने क्या किया है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात की है, सीओडी की, तो ये हैंडल कर लेंगे। एक नई बॉडी बनाएगी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल हम अपने पास रखेंगे और वो कौन से मैटर हैंडल करेगी? इनके पॉलिटिकल फंक्शंस वाले मैटर हैंडल करेगी और सुपरवाइज करेगी। देखिए कौन कौन से मैटर, देखिए जरा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रेवेन्यू के, सिविल मामले और मिलिट्री के मामले, ये जितनी भी चीजें होंगी इन सबको सुपरवाइज करने का काम, डायरेक्ट करने का काम कौन करेगा? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। अब देखना जरा, ये कुछ ना कुछ हिसाब किताब आपको दिखेगा। अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, दो तरीके की गवर्नमेंट नहीं लग रही आपको कि ये मैटर्स ये हैंडल करेंगे, ये मैटर्स ये हैंडल करेंगे, तो ये इसको क्या बोला गया? अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। और ये कौन सी चीज के अंदर, कौन से एक्ट में सबसे पहले आया? ये आया आपके पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब देखिए, और ये चीज क्लियर कट यहाँ पे मेंशन की गई कि जो पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे वो कौन हैंडल करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब क्या करेगा? रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री वाले जितने भी अफेयर्स हैं, कौन से, कहाँ के अफेयर्स, कहाँ की बात कर रहे हो? ऑफ ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश के कब्जे में जो इंडिया का एरिया है वहां के ये सारे मैटर्स जो है कौन हैंडल करेगा? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल करेगा। क्लियर? ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। एक बार मैं साइड में हो जाती हूँ अगर इमेज लेनी है तो, देन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा एक और एक्ट, दैट इज एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, ये छोटा सा एक्ट है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वैसे ही हमारे लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने और इन्होंने कहा कि देखो भाई, सीधी सी बात है, आपने जितनी पावर गवर्नर जनरल को दे रखी है, मेरे को थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए। बहुत सिंपल सा हिसाब किताब, मेरे को थोड़ी पावर जो है वो ज़्यादा चाहिए। ये जो आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये सब बोला है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, 4 मेंबर की है, आप इसके अंदर कह रहे हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, मेरी हेल्प के लिए होगी, लेकिन कुछ कुछ मैटर्स के अंदर मैं बाउंड नहीं रहना चाहता कि मैं इनकी एडवाइस सुनूं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं अपने लेवल पे हैंडल करूंगा। तो इनको बिल्कुल पावर दी गई कि ये ओवरराइड कर सकते हैं कुछ डिसीजंस इनकी काउंसिल के स्पेशल केसेस के अंदर। स्पेशल केसेस में अगर काउंसिल कुछ और कह रही है लेकिन मेरे को कुछ और समझ में आ रहा है तो मैं वो काम करूंगा, और बिल्कुल इनको ये पावर जो है वो प्रोवाइड की गई। कौन से एक्ट से? एक्ट ऑफ 1786। क्लियर? इसके बाद में इनको एक और पोस्ट का नाम भी दिया गया, दैट इज कमांडर इन चीफ। मतलब कमांडर इन चीफ भी इनको बना दिया गया। ये था हमारा छोटा सा एक्ट, दैट इज 1786 का एक्ट। देखिए एक चीज मैं क्लियर बताती हूं आपको, यहाँ पे हम जब कंपनी रूल पढ़ते हैं तो हम लोगों को दो चीज़ें हैंडल करनी होती है। पहली चीज़ 1773, 1781, 1784, 1786, ये पार्ट 1 होता है हमारा, पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हम कुछ चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, आपने नाम भी सुना होगा चार्टर एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं इन सब चीज़ों से, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो अगर मैं चार्टर एक्ट की बात करूँ तो 1793, 1813, 1833, 1853 ये है। तो आज की क्लास में इतने वीडियो के अंदर हमारी क्या चीज़ कवर हो गई? हमारी ये चीज़ जो है ये कवर हो गई है। देखिए जरा, 1773 से शुरू किया हमने, सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया हमने, देन उसके बाद में 1781, 84, 86, ये देखिए 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये हो गया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एंड देन उसके बाद में एक्ट ऑफ 1786 जो है ये कवर हो गया। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे, हम कवर करेंगे चार्टर एक्ट। ये सारे चार्टर एक्ट जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियोस समझ आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।